Hello students, today we are going to talk about psychophysics. Psychophysics को हिंदी में मनोभौतिक भी कहते हैं. तो साइकोफिजिक्स में हम पढ़ते क्या हैं? तो साइकोफिजिक्स में हम स्टिमुलस, जिसे हिंदी में उद्दीपक कहते हैं, और सेंसरी एक्सपीरियंस यानी कि संवेदी अनुभव, जो हमारे सेंसरी ऑर्गन्स में जो एक्सपीरियंस होता है वो, और स्टिमुलस के बीच में जो क्वांटिटेटिव स्टडी है उसको साइकोफिजिक्स कहते हैं. क्वांटिटेटिव मतलब संख्यात्मक. सो दिस इज व्हाट वी स्टडी इन साइकोफिजिक्स. तो साइकोफिजिक्स में हम सबसे पहले वेबर्स लॉ पढ़ेंगे. वेबर्स लॉ को आप कहीं कहीं वेबर फेक्नर लॉ भी लिखा हुआ मिलेगा. तो क्या है वेबर फेक्नर लॉ या वेबर लॉ, एक ही बात है, वो हम समझते हैं. तो जो हाइनरिच फ्राइडरिच वेबर जो थे, उन्होंने शुरुआत की थी साइकोफिजिक्स की. जो स्टिमुलस यानी कि उद्दीपक है, ये एक्सटर्नल चीज़ है, हमारी बॉडी के बाहर है. जैसे लाइट है, हीट है, साउंड है, जितने भी स्टिमुलस हैं वो सब हमारी बॉडी के बाहर है. लेकिन उनका एक्सपीरियंस कहाँ हो रहा है? हमारी बॉडी में, हमारे शरीर में जो पांचों सेंसरी ऑर्गन्स हैं, जो पांचों संवेदी अंग हैं, उनमें एक्सपीरियंस हो रहा है. तो एक चीज़ बॉडी के बाहर है, वो है स्टिमुलस यानी उद्दीपक, और दूसरी चीज़ जो एक्सपीरियंस है वो बॉडी में है. तो इन दोनों के बीच में कनेक्शन कैसे बैठाया जाए, इसकी शुरुआत जो है हाइनरिच फ्राइडरिच वेबर ने की थी. लेकिन जो ये लॉ बनाया था वो उनके स्टूडेंट ने, जिनका नाम गुस्ताव थियोडोर फेक्नर था. ये ध्यान रखिए, ये फेक्नर है, फेचनर नहीं है. प्रोनाउंसिएशन करेक्ट है, फेक्नर. सो जो उनके स्टूडेंट थे फेक्नर, उन्होंने ये लॉ बनाया था, लेकिन नाम इसका उन्होंने अपने जो टीचर थे उनके नाम पर रखा, वेबर्स लॉ. कहीं कहीं आपको वेबर फेक्नर भी लॉ भी मिलेगा, क्योंकि फेक्नर ने बनाया था उनके जाने के बाद में. तो इसमें जो है ये कहा गया है कि अगर स्टिमुलस में कोई डिफरेंस आता है जो कि हम नोटिस कर पाते हैं, स्टिमुलस में डिफरेंस आना एक अलग बात है और उस डिफरेंस को नोटिस कर पाना एक अलग बात है. जैसे मान लीजिए साउंड है, साउंड आप सुन रहे हैं, अब उसकी वॉल्यूम थोड़ी सी, बहुत मामूली सी बढ़ाई जाए, आप हो सकता है डिटेक्ट ना कर पाएँ. लेकिन एक लिमिट के बाद जब बढ़ाई जाएगी तो आप महसूस कर रहे हैं हाँ साउंड बढ़ गई है कुछ. या आपके हाथ में जैसे वेट रखा हुआ है, सपोज 5 kg वेट रखा हुआ है, आंखें बंद हैं आपकी, आपके हाथ में जो है 5 kg वेट के ऊपर 1 ग्राम वेट और डाल दिया या 1 ग्राम वेट निकाल लिया गया, तो आप शायद पता नहीं कर पाएंगे कि 1 ग्राम वेट बढ़ा है या घटा है, क्योंकि वो डिफरेंस इतना ज़्यादा नहीं है ओरिजिनल वेट से कि आपको महसूस हो पाए. तो ये जो डिफरेंस हम नोटिस कर पाते हैं चेंज होने पर, जहाँ पर हम नोटिस कर पाते हैं, उसे कहते हैं जस्ट नोटिसेबल डिफरेंस. तो वेबर लॉ में ये कहा गया है कि जो जस्ट नोटिसेबल डिफरेंस है वो हमेशा एक कांस्टेंट है, वो एक कांस्टेंट रहता है, वो रेशियो है एक जो कांस्टेंट रहता है. वो क्या है रेशियो, वो आगे हम अभी देखेंगे, समझ में आएगा. तो इसी को जो है आगे हम बढ़ते हैं. लेकिन उससे पहले जो है कुछ चीज़ें हमको समझनी ज़रूरी होंगी. जो साइकोफिजिक्स की जो है कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स हैं, तो वो बेसिक प्रॉब्लम्स जो हैं क्या क्या हैं वो हम एक एक करके देखते हैं. तो 3 जो है मेन बेसिक प्रॉब्लम्स है साइकोफिजिक्स की. सो फर्स्ट इज प्रॉब्लम रिलेटेड टू द डिटेक्शन ऑफ मिनिमल स्टिमुलाई, यानी कि वो मिनिमम अमाउंट कितना है, कम से कम अमाउंट कितना है स्टिमुलस का जो कि हम डिटेक्ट कर पाएंगे. जो कोई स्टिमुलस सबसे पहले हम डिटेक्ट करते हैं, जैसे आवाज़ आपको सुनाई देगी तो इसे कहेंगे डिटेक्शन हुआ, या आपने हीट महसूस की, ये हीट का डिटेक्शन हुआ, या आपको लाइट दिखाई दी तो ये लाइट का डिटेक्शन हुआ. तो इसका एक कोई मिनिमम अमाउंट होगा जो हम डिटेक्ट कर पाते हैं, वो पता करना एक बड़ी प्रॉब्लम है साइकोफिजिक्स में, क्योंकि इसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं. इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिफर करता है, ऑर्गन टू ऑर्गन डिफर करता है, सिचुएशन टू सिचुएशन डिफर करता है. तो ये जो मिनिमम जो सिग्नल हम डिटेक्ट करते हैं, इसको थ्रेशोल्ड स्टिमुलस, थ्रेशोल्ड को हिंदी में देहली या सीमांत भी कहते हैं, देहली उद्दीपक या सीमांत उद्दीपक. तो थ्रेशोल्ड स्टिमुलस
इसको जो है कहीं कहीं आपको थ्रेशोल्ड लाइमन भी लिखा मिलेगा। तो अब जहाँ पे हम डिटेक्ट करते हैं उससे जो है ऊपर की क्वांटिटी के जो भी स्टिमुलस होंगे वो होंगे सुप्रालिमिनल स्टिमुलस, और जहाँ पे हम डिटेक्ट करते हैं उससे नीचे के जितने भी स्टिमुलस होंगे उन्हें कहेंगे सबलिमिनल स्टिमुलस। दूसरी प्रॉब्लम साइकोफिजिक्स की है, इट इज़ रिलेटेड टू द डिटेक्शन ऑफ मिनिमल स्टिमुलस डिफरेंस, जो अभी हमने बात की थी कि जब स्टिमुलस में अंतर आता है तो वो कम से कम कितना अंतर आए कि हम उसको डिटेक्ट कर लें, ये दूसरी प्रॉब्लम है। तो ये जो ओरिजिनल स्टिमुलस और बढ़े हुए स्टिमुलस जहाँ पे हम डिटेक्ट करते हैं कि हाँ फ़र्क आया है, बढ़े हुए या घटे हुए भी हो सकता है, तो जो हम जहाँ डिफरेंस ये जो डिटेक्ट करते हैं कि हाँ डिफरेंस आया है उसको कहते हैं डिफरेंशियल लाइमन या जस्ट नोटिसेबल डिफरेंस, शॉर्ट में उसको JND भी लिखते हैं, DL या JND सेम ही बात है। और तीसरी प्रॉब्लम जो साइकोफिजिक्स की है वो है प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द जजमेंट ऑफ रिलेशंस अमंग द स्टिमुलाई। अब हमको जो है जो हमारे सेंसरी ऑर्गन में ये तो है नहीं कि एट ए टाइम एक ही स्टिमुलस मिल रहा है, एक ही ऑर्गन को मिल रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सभी ऑर्गन को अपने अपने स्टिमुलस मिल रहे हैं, लगातार मिल रहे हैं एनवायरनमेंट से। तो इन स्टिमुलस के बीच में आपस में क्या रिलेशन है ये पता करना तीसरी बड़ी प्रॉब्लम है साइकोफिजिक्स की। तो जो मिनिमम डिटेक्शन वाला जो अभी हमने बात करी थी कि कितना सिग्नल जो है मिनिमम हो कि हमको डिटेक्ट आए, उससे रिलेटेड अब हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आप ये जो ग्रीन वाला कर्व देख रहे हैं ये नॉइस है। नॉइस मतलब अनवांटेड चीज़, वो कोई भी हो सकती है, चाहे साउंड हो, लाइट हो, कुछ भी हो, जो जो हमारे स्टिमुलस हमको नहीं चाहिए वो नॉइस हो गई, जो कि हमेशा वातावरण में रहती है, एनवायरनमेंट में रहती है। और ये जो रेड वाला है ये जो है उसके अंदर इनहेरेंट नॉइस है, मतलब एक चीज़ जो है हमको चाहिए और एक चीज़ नहीं चाहिए। इसको आप ऐसे समझ लीजिए, जो अगर हमको चाहिए और नहीं चाहिए वो दोनों अगर बराबर है तो आपस में कैंसिल हो जाएंगी। तो इसमें से जो हमको डिटेक्ट करना है उसको ज़्यादा होना पड़ेगा। अगर दो आवाज़ें आ रही हैं, वो दोनों आवाज़ें जो हैं इक्वल हैं साउंड उनकी, तो एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, आप सुन नहीं पाएंगे ढंग से। लेकिन एक को कम कर दिया जाए, एक को ज़्यादा कर दिया जाए वॉल्यूम में, तो आप जो ज़्यादा जो हुई है उसको डिटेक्ट कर लेंगे। तो यही जो है बीटा के रूप में यहाँ दिखाया गया है कि यहाँ पे सिग्नल डिटेक्ट हो जाएगा। सिग्नल वो है जो हमको चाहिए, नॉइस वो है जो हमको नहीं चाहिए। तो हर सिग्नल के साथ में कुछ ना कुछ नॉइस पक्का होता है, चाहे वो साउंड हो, लाइट हो, कुछ भी हो नेचुरल एनवायरनमेंट में। तो ये जो ग्रीन और रेड से दिखाए गए हैं ये वही चीज़ दिखाएंगे। जो नॉइस है अगर उसी के बराबर सिग्नल प्लस नॉइस हो गया तो आपको कुछ सुनाई नहीं देगा, समझ में नहीं आएगा। लेकिन अगर सिग्नल को आपने बढ़ा दिया, तो वो नॉइस से ऊपर हो गया, अब डिटेक्ट हो जाएगा। सो ये पहली चीज़ें समझने की, थ्रेशोल्ड ऐसे होता है। अगली चीज़ जो है साइकोफिजिक्स में जो है कुछ सर्टेन टर्म्स है वो समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़ है सेंसिटिविटी, इसे संवेदनशीलता भी कहते हैं। तो हमारे हर ऑर्गन की अपनी एक लिमिट है कि उस लिमिट से कम जो है वो सिग्नल डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, और एक अपर लिमिट भी होती है कि उससे ज़्यादा डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। जैसे हम ईयर की बात करें तो ईयर जो है 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज की रेंज की फ्रीक्वेंसी को ही डिटेक्ट कर सकता है। इससे 20 हर्ट्ज से नीचे की साउंड हमको सुनाई नहीं देंगी, और 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा की साउंड भी हमको सुनाई नहीं देंगी। हमारा कान इसके लिए डिज़ाइंड है ही नहीं, ह्यूमन ईयर। इसी तरह जो हमारी आइज़ हैं वो इंफ्रारेड से कम की जो है फ्रीक्वेंसी की लाइट वेव्स को नहीं देख सकती हैं, और अल्ट्रा वायलेट रेज की फ्रीक्वेंसी की जो लाइट रेज है उससे ज़्यादा को नहीं देख सकती हैं। तो इंफ्रारेड की जो फ्रीक्वेंसी है वो 700 to 1000 नैनोमीटर होती है। नैनोमीटर का मतलब होता है 10⁻⁹ सो 700 to 1000 नैनोमीटर इंफ्रारेड की होती है रेंज। तो इससे कम अगर फ्रीक्वेंसी की लाइट होगी वो हमारी आंखें देख नहीं पाएंगी। इसी तरह जो अल्ट्रा वायलेट है
वो अपर लिमिट है हमारी आँख के देखने की, वो 100 से 400 नैनोमीटर है। तो नैनोमीटर अगर वो 100 नैनोमीटर या 400 नैनोमीटर से ज़्यादा की अगर होगी तो भी नहीं हमको दिखाई देगी। एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी और जो वेवलेंथ है वो अपोजिट चलते हैं। ये फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो वेवलेंथ घटेगी, और वेवलेंथ घटेगी तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। तो यहाँ पे जो है वेवलेंथ दी हुई है 700 टू 1000 नैनोमीटर, फ्रीक्वेंसी नहीं है ये। तो जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा है उसकी फ्रीक्वेंसी कम है, और जिसकी जो है वेवलेंथ कम है उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। तो जो अल्ट्रा वायलेट है उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। तो जो अल्ट्रा वायलेट की जो है फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे वेवलेंथ लिखा हुआ, लेकिन जो भी इसकी वेवलेंथ है इसके मुताबिक जो भी फ्रीक्वेंसी बनती है उससे ज़्यादा होगी तो भी हमको दिखाई नहीं देगी। तो ये जो है सेंसिटिविटी हुई। फिर होता है थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड जो है, जो भी मैंने बताया देहली या सीमांत कहते हैं, कि हम किसी चीज़ को कितने पे डिटेक्ट कर पाएंगे। तो अगर हमको मान लीजिए 100 बार वो स्टिमुलस दिया गया और 100 बार देने पे हम 50% टाइम्स जो है डिटेक्ट कर पा रहे हैं, तो फिर जो है हम ये कहेंगे कि हाँ ये थ्रेशोल्ड लेवल है। अगर 49% होगा तो नहीं, 50% टाइम्स मिनिमम डिटेक्ट करना है 100 में से, तब हम कहेंगे कि हाँ ये थ्रेशोल्ड है। फिर तीसरा आता है पॉइंट ऑफ सब्जेक्टिव इक्वालिटी। तो पॉइंट ऑफ सब्जेक्टिव इक्वालिटी जो है, इसको जो है हिंदी में आत्मपरक समता बिंदु भी कहते हैं। आत्मपरक समता बिंदु भी कहते हैं पॉइंट ऑफ सब्जेक्टिव इक्वालिटी को। तो इसमें क्या है कि हर व्यक्ति को ज़रूरी नहीं कि सेम स्टिमुलस बराबर ही दिखाई दे या समझ में आए। अलग अलग लोगों को अलग अलग जो है कई बार लगता है, किसी को साउंड बहुत ज़्यादा लग रही है, किसी को कम लग रही है। तो ये जो चीज़ है इसे हम पॉइंट ऑफ सब्जेक्टिव इक्वालिटी में हम स्टडी करते हैं। कई बार इल्यूजन्स भी होते हैं, कोई चीज़ वास्तव में जो है बराबर है लेकिन हमको कम ज़्यादा लग रही है, जैसे कि मुलर लेयर इल्यूजन है। आप जो स्क्रीन में राइट साइड देखेंगे 2 एरो हैं, तो आपको देखने में लग रहा होगा कि ऊपर वाला जो है लाइन बड़ी है, नीचे वाली लाइन छोटी है, जबकि ऐसा नहीं है, दोनों लाइनें बराबर हैं। मैं आपको मूव करके दिखाता हूँ। ये नीचे वाली लाइन को मैं मूव करके ऊपर ले जाता हूँ, ये देखिए वो उसके बिल्कुल बराबर है, कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन सिर्फ पीछे जो है शेप जो है चेंज कर दिया गया है, उसकी वजह से जो है वो लग रहा है कि वो लाइन जो है उसके छोटी है नीचे वाली और ऊपर वाली बड़ी है। तो ये उस और कितनी बड़ी लग रही है कितनी छोटी लग रही है ये भी हर एक को अलग अलग लग सकता है। तो ये सब चीज़ें स्टडी की जाती हैं पॉइंट ऑफ सब्जेक्टिव इक्वालिटी में। और चौथी चीज़ जो है इसमें है, एक वेरिएबल एरर है और एक कांस्टेंट एरर है। जैसे कि नाम से पता चल रहा है, जो वेरिएबल एरर है वो चेंज होती है। एरर मतलब त्रुटि, हिंदी में कहते हैं त्रुटि। तो जो वेरिएबल एरर है वो तो चेंज होती जाएगी, उसे हिंदी में कहते हैं परिवर्त्य त्रुटि, परिवर्त्य त्रुटि। और जो कांस्टेंट एरर है उसको हिंदी में कहेंगे सतत त्रुटि। सो जो वेरिएबल एरर है वो हर बार चेंज होती जाएगी, लेकिन कांस्टेंट एरर हमेशा कांस्टेंट रहेगी। जैसे कि आप इसको ऐसा मानिए कि अगर आपके पास में कोई वज़न तोलने वाली मशीन है, तो वज़न तोलने वाली मशीन अगर हर बार जो है सेम वेट दिखाए तो मशीन ठीक है, लेकिन कभी जो है वो वेट ज़्यादा दिखा रही है, कभी कम दिखा रही है, तो हम कहेंगे कि ये वेरिएबल एरर है। उल्टा भी हो सकता है, वो मशीन जो है हो सकता है हर बार 5 किलो ज़्यादा वेट दिखाए या हर बार 5 किलो वेट कम दिखाए, तो हम इसको कहेंगे कि ये कांस्टेंट एरर है। कि एरर तो है लेकिन हर बार एरर कांस्टेंट है, या तो प्लस kg है या माइनस इतने kg है, और हर बार डिफरेंट वेट दिखाए तो हम कहेंगे वेरिएबल एरर है। दूसरा एग्जाम्पल, जैसे हमने 2 साउंड जो है किसी व्यक्ति को सुनाए और सेम
इंटेंसिटी के साउंड है उनकी जो है सेम इंटेंसिटी, कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन उन दोनों के साउंड्स के सुनाने के बीच के अंतर को, डिफरेंस को, टाइम को हमने फ़र्क कर दिया। जैसे एक बार हमने साउंड सुनाई और दूसरी इमीडिएटली 0.5 सेकेंड बाद सुना दी, तो उसको लगेगा कि जो पहले वाली जो साउंड है वो तेज़ थी और बाद वाली कम थी, तो इसको हम कहेंगे टाइम एरर, कि टाइम की वजह से ये एरर हुआ है। या अगर हमने मान लीजिए दूसरी साउंड पहली साउंड के 6 सेकेंड बाद सुनाई, तो फिर उसको लगेगा कि सेकेंड वाली साउंड जो है वो ज़्यादा लाउड थी। सो ये से टाइम की वजह से ये फ़र्क एरर आया, इसको हम कहेंगे टाइम एरर। इसी तरह जो है स्पेस एरर भी होता है, कि हमको किसी स्पेस में जो है समझने में, उसके परसेप्शन में मिस्टेक हो रही हो कि वो चीज़ जो है ऊपर है कि नीचे है, कि लेफ़्ट है कि राइट है। और तीसरी होती है मूवमेंट एरर। जैसे कि आपने ट्रेन में महसूस किया होगा, आप प्लेटफॉर्म पे आपकी ट्रेन खड़ी है और सामने वाली ट्रेन चल रही है, तो आपको ऐसा लगता है कि आपकी ट्रेन चल रही है, तो ये हुआ मूवमेंट एरर। तो इस तरह से डिफरेंट एरर हो सकते हैं। नेक्स्ट जो है, अगर आप अपने स्क्रीन पे देखेंगे तो आपको 4 जो है रेक्टेंगल दिखाई दे रहे होंगे। तो लेफ़्ट साइड में ऊपर और नीचे है 10 और 20, और राइट साइड में ऊपर और नीचे है 110 एंड 120। अब जो 10 वाला है, इसमें जो है इसके अंदर टोटल 10 डॉट्स हैं, और जो 20 लिखा हुआ है इसमें अंदर 20 डॉट्स हैं। इसी तरह जिसमें 110 लिखा है इसमें 110 डॉट्स हैं, और जिसमें 120 लिखा है इसमें 120 डॉट्स हैं। तो ऊपर और नीचे वाले दोनों ही स्क्वायर्स में फ़र्क जो है, डिफरेंस जो है 10 डॉट्स का ही है। इधर 10 के 20 है, इधर 110 के 120। लेकिन जो लेफ़्ट साइड वाले हैं इसमें हमको तुरंत समझ में आता है कि हाँ, नीचे वाले में ज़्यादा है, ऊपर वाले में कम है, तुरंत नोटिस हो जाता है डिफरेंस है। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस हम नोटिस आंखों से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 110 के मुकाबले 10 जो है कोई इतनी बड़ी संख्या नहीं है कि हमको तुरंत देख के समझ में आ जाए। तो यही चीज़ें जो है वेबर लॉ में बताई गई है कि हम कितना होने पे कैसे डिफरेंस जो है डिटेक्ट कर पाएंगे, किस स्टिमुलस के लिए क्या होगा। तो आगे जो है ये एग्जाम्पल से समझिए इसी बात को। जैसे मान लीजिए कि 60 कैंडल्स हैं, ऑलरेडी जल रही हैं, और उसमें जो है आपने एक और कैंडल जला के लगा दी, मतलब 61 हो गई, और आपने जो है डिफरेंस भी नोटिस कर लिया कि हाँ, लाइट पहले से ज़्यादा हो गई है। तो ये जो एक कैंडल का जो डिफरेंस आया, ये हम कहेंगे इसका जस्ट नोटिसेबल डिफरेंस कितना है, 1 एक कैंडल पे हुआ। तो अब जो 120 कैंडल अगर जल रही हो और हम कितनी कैंडल जलाएं कि हमको पता लग जाए कि हाँ, पहले से ज़्यादा जल रही, तो अब 2 होगा, क्योंकि 60 पे 1 है तो 120 पे 2 होगा। तो यहाँ पे जस्ट नोटिसेबल डिफरेंस के लिए हमको 2 कैंडल एक्स्ट्रा जलानी पड़ेंगी। लाइकवाइज अगर 300 कैंडल जल रही हैं तो हमको 5 जलानी पड़ेंगी। 60 इंटू 5 300, तो 1 इंटू 5 5। तो अब अगर हम 600 कैंडल्स जल रही हों तो अब हमें कितनी जलानी पड़ेंगी, तो इसी रेशियो में हम चलेंगे। 60 इंटू 10 600, सो 1 इंटू 10 10। ऐसे हम किसी भी संख्या पे, किसी भी नंबर पे हम निकाल सकते हैं कि कितनी और कैंडल्स जलानी पड़ेंगी। तो वेबर्स लॉ का फॉर्मूला क्या है, डेल्टा आई अपॉन आई इज इक्वल टू के। जो डेल्टा आई है ये डिफरेंस है स्टिमुलस का। जैसे इस केस की बात करें तो डिफरेंस कितना है, 1 है। 1 अपॉन आई, आई जो है 60 है। डेल्टा आई इज द डिफरेंस एंड आई इज द स्टिमुलस। तो हमारा के कितना हो गया, 1/60 हो गया। दूसरे की बात करें तो यहाँ पे डेल्टा आई कितना, 2 है, डिफरेंस 2 का आया, और 120 जो है हमारा आई था ओरिजिनल स्टिमुलस। तो 2 अपॉन 120, तो ये फिर से कितना आ गया, 1/60। तो कांस्टेंट के वही रहा जो पहले था। इसी तरह से यहाँ डेल्टा आई जो है 5 है और आई 300 है, तो 5 अपॉन
300, वो कितना हो जाता है, वही 1/60। चौथे का निकालेंगे, वो भी डेल्टा आई 10 है, आई 600 है, तो 10/600 1/60। तो हर बार जो है के की वैल्यू वही रहेगी। यही वेबर्स लॉ है कि जो जस्ट नोटिसेबल डिफरेंस के लिए जो स्टिमुलस में डिफरेंस आना चाहिए और जो स्टिमुलस है वो एक उसका रेशियो कांस्टेंट रहेगा, जिसे वेबर्स कांस्टेंट भी कहते हैं। नाउ इसको फॉर्मूले के रूप में तो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं क्या है। अब इसमें दो बातें जो हैं और ख़ास हैं। एक तो ये जो वेबर्स कांस्टेंट है ये हर स्टिमुलस के लिए अलग होगा, ये नहीं कि हर स्टिमुलस में सेम होगा। तो आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि जैसे टेस्ट के लिए जो है के 0.083 है, ब्राइटनेस के लिए 0.079 है, लाउडनेस के लिए 0.048 है, लाइन की लेंथ का डिफरेंस पता करने के लिए 0.029 है, हैवीनेस यानी वेट के लिए पता करने के लिए 0.020 है। तो हर स्टिमुलस के लिए कांस्टेंट अलग होगा, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो वेबर्स कांस्टेंट है ये जब स्टिमुलस बहुत हाई या बहुत लो हो तब ये काम नहीं करता है ये फार्मूला। वहाँ पे जो है हम मिस्टेक कर जाएंगे अगर इस फार्मूले को फॉलो करेंगे। तो इसीलिए इसी फार्मूले को फर्दर जो है फेक्नर ने और रिफाइन किया था, उसको हम आगे पढ़ेंगे। तो ये जो वेबर्स लॉ में जो डेल्टा आई अपॉन आई है, ये मैंने बताया कि वेबर्स के को वेबर्स कांस्टेंट भी कहते हैं, या अगर लेफ्ट साइड वाला डेल्टा आई अपॉन आई बोले तो इसको वेबर्स फ्रैक्शन कहते हैं। तो ये बेसिकली हमको क्या बता रहा है कि कितना डिफरेंस होना चाहिए ओरिजिनल स्टिमुलस और जब हमने नोटिस किया है डिफरेंस उसमें। ये इस लॉ का है सिंपल स्टेटमेंट। तो अगर हम इसके लॉ के हिसाब से चलें, वेबर्स लॉ के हिसाब से, तो जो डेल्टा आई जो है हम वाई एक्सिस पे प्लॉट करें और आई हम जो है एक्स एक्सिस पे प्लॉट करें। जो स्टिमुलस है ओरिजिनल उसको हम आई पे प्लॉट करते हैं, जहाँ डिफरेंस वाले जैसे वो थे 6 था, 60 था, 120 था, 300, 600, ऐसे हम एक्स एक्सिस पे प्लॉट करते हैं। और जो डेल्टा आई है जैसे उसमें था 1 था, 5 था, अलग अलग जो भी थे उनको हम वाई एक्सिस पे प्लॉट करें तो हमको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। ये वेबर्स लॉ के मुताबिक है, लेकिन एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। तो जो डिफरेंट स्टिमुलस हैं उनको जब हम प्लॉट करते हैं तो इस टाइप की कर्व वाली लाइनें बनती हैं। लेकिन अगर आप इसके बीच वाले पोर्शन को देखेंगे इन लाइनों को, तो नीचे भी कर्व है, ऊपर भी कर्व है, लेकिन बीच में तकरीबन सीधी सी है। तो वही जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले जो बोला था कि जब लो वैल्यूज़ होंगी तब भी वेबर्स लॉ काम नहीं करेगा और बहुत हाई होंगी तब भी काम नहीं करेगा। अब स्टिमुलस जो होता है उसमें केवल इंटेंसिटी ही नहीं हम देखते हैं, क्वालिटी भी देखते हैं। जैसे हम स्मेल की बात करें तो स्मेल में हम सिर्फ यही नहीं देखते कि कितनी स्ट्रॉन्ग है स्मेल, हम ये भी देखते हैं कि वो स्मेल है कैसी, कि भाई गुलाब की है कि चमेली की है, खाने की है, जो भी है, किस टाइप की है, वो भी हमारे एक स्मेल में एक स्टिमुलस होता है। कितनी देर रही स्मेल, कितनी जो है कहाँ पे ज़्यादा थी कहाँ पे कम थी, और कितनी स्ट्रॉन्ग थी, ये सब भी चीज़ें देखी जाती हैं। तो फेक्नर ने इस लॉ की, वेबर लॉ की जो है कमी को दूर करने के लिए अपना लॉ बनाया था, उसे जो है फेक्नर्स लॉ कहते हैं। वो लॉगरिथम के आधार पे काम करता है। तो फेक्नर ने जो है जो फॉर्मूला दिया वो था S = K log I। K तो वही है वेबर्स कांस्टेंट जो हमने अभी पढ़ा। तो ये जो K है वेबर्स कांस्टेंट हो गया, S जो है जो हमारा सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस हो गया, स्टिमुलस का एक्सपीरियंस हो गया, जो हमने अनुभव किया, जो हमने महसूस किया स्टिमुलस, वो S हो गया। और I जो है वो स्टिमुलस की इंटेंसिटी हो गई, जो भी स्टिमुलस हो उसकी क्या इंटेंसिटी है वो I हो गई। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो हम S यानी कि जो हमारा
सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है, जो हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं स्टिमुलस को अपने बॉडी में, शरीर में, वो किसके बराबर होगा, k log i। तो इसके आधार पे अगर हम जो है निकालेंगे तो आपके लेफ्ट साइड में जो ग्राफ है ऐसा ग्राफ बनेगा, लॉगरिथमिक रिलेशनशिप है ये, जबकि वेबर वाले में ग्राफ ऐसा बन रहा था और एक्चुअली में वो ऐसा होता है, क्योंकि मैंने बताया था कि जो एक्सट्रीमली लो और एक्सट्रीमली हाई में जो है वेबर लॉ काम नहीं करता। बीच में आप देख रहे होंगे ये स्ट्रेट लाइन है, यहाँ तो काम कर जाएगा, लेकिन बहुत जब ऊपर जाएंगे तो वहाँ भी काम नहीं करेगा, बहुत नीचे आएंगे यहाँ भी काम नहीं करेगा। तो ये फेक्नर ने जो है इसको मॉडिफाई करके अपना लॉ बनाया था। लॉग की वैल्यू आप लॉग टेबल से देख सकते हैं, कोई भी जो है लॉग टेबल से देखेंगे। तो ये जस्ट नोटिसेबल डिफरेंस की जो हमने बात करी, ये केवल पढ़ने के लिए नहीं है, इसको लाइफ में इस्तेमाल भी किया जाता है। ख़ासतौर से जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो अपने प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल करती हैं। जैसे कि आपके सामने स्क्रीन पे देखिए, अब कोई प्रोडक्ट उनका जो है मान लीजिए 4 पाउंड 29 सेंट्स का है, तो अब जो है वो रेट बढ़ाना नहीं चाहते हैं कि अगर रेट बढ़ाए तो लोग सामान नहीं खरीदेंगे। तो अब उसका जो है रेट नहीं बढ़ाएं तो क्या किया जाए कि प्रोडक्ट जो है सस्ता हो जाए, तो उसकी क्वांटिटी कम की जा सकती है। लेकिन क्वांटिटी कम करेंगे तो लोग पकड़ लेंगे कि भाई क्वांटिटी कम हो गई, महसूस अगर हो गया उनको तो कितना उसमें वेट कम किया जाए कि लोग बाग जो है महसूस नहीं कर पाएँ, रेट वही रहे और क्वांटिटी थोड़ी सी कम कर दें। इस चीज़ को वो ध्यान में रख के रेट वही रखते हैं लेकिन क्वांटिटी कम कर देते हैं जब उनको कंपटीशन से अपना मुकाबला होता है और मार्केट शेयर अपना बना के रखना होता है। तो आप अलग अलग चीज़ों के अलग अलग देख रहे हैं। जैसे चिप्स के केस में जो है 6 ग्राम जो है, अगर आप चिप्स कम कर देंगे पैकेट में से, ख़रीदार को पता नहीं चलेगा कि कम हो गए हैं। छपा होगा ज़रूर उसमें वेट, वो तो है, लेकिन कौन इतना पड़ता है, वही रेट है, पैकिंग का साइज़ भी वही है, बस अंदर से वेट कम हो गया है, तो वो सोचते हैं कि हाँ रेट तो वही है। और देखिए ये जो है आपके सामने है, ये तीनों में जो है एक पैकेट छोटा है एक बड़ा है, लेकिन वो अंतर इतना कम है, डिफरेंस इतना कम है कि वो नोटिस नहीं हो पा रहा है। तो इन्होंने क्या किया है कि जो जस्ट नोटिसेबल डिफरेंस होता है उससे कम डिफरेंस रखा है, ताकि जो है कस्टमर उस चीज़ को पकड़ ना पाए। फिर इसी तरह जैसे अगर आप कोई फ़ोटोग्राफी वगैरह करते हैं कंप्यूटर पे या कैसे भी, तो आपका जो फ़ोटो है अगर आप चाहते हैं कि देखने वाले को ज़्यादा ब्राइट दिखे, तो फिर आपको जस्ट नोटिसेबल डिफरेंस वाला स्टिमुलस यूज़ करना पड़ेगा। अगर आप उससे कम जो है ब्राइटनेस करेंगे तो वो आदमी को डिटेक्ट नहीं होगा। ये प्रैक्टिकल यूजेस हैं। तो इसी के साथ में जो है एक होता है स्टीवंस पावर लॉ। ये वेबर लॉ और फेक्नर लॉ के अलावा एक तीसरा लॉ है स्टीवंस पावर लॉ। तो स्टीवन ने क्या कहा था कि जो फेक्नर ने लॉगरिथमिक रिलेशनशिप बनाया है ये आर्बिट्रेरी मतलब मनमाना, इसका कोई लॉजिक नहीं है। तो इस तरीके से जो है चीज़ें फंडामेंटली आपस में लिंक नहीं होती हैं, जैसा इन्होंने किया। लिंक जो है लॉगरिथमिक रिलेशनशिप नहीं होता है। तो स्टीवन ने जो है अपना लॉ दिया, उसके लॉ के मुताबिक उसने कैसे टेस्ट किया, जैसे एक स्टैंडर्ड स्टिमुलस दिया सब्जेक्ट को। स्टैंडर्ड का मतलब हो गया मानक। तो मानक उद्दीपक जो है स्टैंडर्ड स्टिमुलस सब्जेक्ट को दिया, मान लीजिए 100 ग्राम का एक वेट दिया कि ये स्टैंडर्ड स्टिमुलस है, आप इसको एक्सपीरियंस कर लीजिए। और फिर उसको डिफरेंट वेट के अलग अलग स्टिमुलस दिए, उन पे वेट नहीं लिखा है, साइज़ सेम है, लेकिन देखने में सेम लग रहे हैं साइज़, पर वेट अलग अलग है। और उसको बोला कि अब तुम जो हमने स्टैंडर्ड स्टिमुलस दिया था ओरिजिनल वाला 100 ग्राम वाला, उसके कंपैरिजन में बताओ कि ये जो हमने तुमको वेट दिया है ये कितना है। जैसे तुम्हें लगे कि आधा है तो बोलो 50, तुम्हें लगे कि 3/4 है तो बोलो 75, तुम्हें लगे कि 90% है तो बोलो 90, तुम्हें लगे कि नहीं 1/10 है तो बोलो 10। तो ऐसे जो है डिफरेंट उसको दिए गए स्टिमुलस,
और फिर रिलेशनशिप देखा गया कि कितना वो डिफरेंस डिटेक्ट कर पा रहा है। तो उस रिलेशनशिप को इन्होंने प्लॉट किया अलग अलग स्टिमुलस का। तो इसने जो स्टीवन ने जो फॉर्मूला दिया वो है साई, जो ये जो सिंबल है ग्रीक सिंबल, इसको साई कहते हैं। साई इजकल टू के आई टू द पावर बी। तो ये बी जो है, छोटा सा जो बी लिखा हुआ, इस बी को कहते हैं स्टीवंस पावर कांस्टेंट। जैसे वेबर्स लॉ में के जो था वेबर्स कांस्टेंट था, ऐसे ही स्टीवंस पावर लॉ में जो बी है वो स्टीवंस पावर कांस्टेंट है। के जो है ऑलरेडी हमें पता है वेबर्स कांस्टेंट है, आई जो है स्टिमुलस हो गया, बी जो है स्टीवंस पावर कांस्टेंट है, जो कि हर स्टिमुलस के लिए अलग अलग है। नीचे लिखे हुए हैं, जैसे टेस्ट के लिए 1.3 है, ब्राइटनेस के लिए 0.33 है, लाउडनेस के लिए 0.6 है, लेंथ डिटेक्ट के लिए 1 है, हैवीनेस के लिए 1.45 है। तो जैसा स्टिमुलस हम ले रहे हैं उसके मुताबिक हमको बी यहाँ डालना होगा। और आई तो ओरिजिनल स्टिमुलस हो ही गया, और जो साई है वो सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है सब्जेक्ट का। वो क्या जो है स्टिमुलस को एक्सपीरियंस कर रहा है अपने अंदर, वो है। तो इसके मुताबिक अगर हम प्लॉट करेंगे तो अलग अलग स्टिमुलस के ऐसे प्लॉट निकल के आएंगे। अभी आप इसमें देखिए जो लाइन लेंथ है वो 1 है, पावर लॉ। तो इसमें किसी चीज़ की पावर 1 जो है वो इटसेल्फ होता है। तो इसलिए देखिए जो लेंथ वाला जो लाइन है वो बिल्कुल स्ट्रेट है। तो इस तरह से अगर पावर जो है माइनस में होगी तो फिर जो है वो इस तरफ जाएगा, पावर अगर प्लस में होगी तो ऐसे जाएगा। डिफरेंट पावर कैसी है उसके मुताबिक। जैसे हम ब्राइटनेस की बात करें तो ब्राइटनेस जो है 0.33 है, तो 0.33 मतलब 1 से कम हो गई। तो ये जो है हमारी जो लेंथ वाली थी 1 थी, तो 1 से कम अगर पावर है तो यानी कि वो उससे नीचे जाएगी। 1 से ज़्यादा होगी, जैसे अगर इसमें इन्होंने जो है इलेक्ट्रिक शॉक का एग्जांपल जो है यहाँ पे लिया है, तो वो इलेक्ट्रिक शॉक का जो पावर है वो 1 से ज़्यादा है, इसलिए वो जो है इधर चली गई, ऊपर चली गई, इस तरीके से जाएगी। तो स्टीवंस जो पावर लॉ है, स्टीवन के जो है दो चीज़ें जो हैं उसके फेवर में जाती हैं स्टीवंस पावर लॉ के। उसे जो है क्रॉस मॉडल मैचिंग उसमें होती है। क्रॉस मॉडल मैचिंग में दो चीज़ें होती हैं। क्या है, जैसे कि एक तो दो डिफरेंट तरह के जो है स्टिमुलस अगर हम किसी को दें, जैसा कि मैंने बताया कोई ज़रूरी थोड़ी कि हर एक को हमेशा एक ही स्टिमुलस मिल रहा हो। तो दोनों स्टिमुलस का आपस में क्या क्या रिलेशन हम कैसे निकाल सकते हैं। तो हर स्टिमुलस का लिए फार्मूला तो वही है, साई इजक्वल टू के लॉग साई इजक्वल टू के आई टू द पावर बी। तो मान लीजिए कि एक कोई जो है ब्राइटनेस से रिलेटेड है स्टिमुलस, दूसरा जो है स्टिमुलस डायमेंशन से रिलेटेड है, मतलब लेंथ से रिलेटेड है। तो दोनों में फॉर्मूला अपना अपना यही लगेगा, पर साथ में ये भी है कि वो दोनों फॉर्मूले आप अप्लाई करेंगे तो वैल्यूज़ जो है सेम निकल के आएगी। यानी कि मान लीजिए कि जो डायमेंशन वाला है वो k1 है और i1 है उसका, तो उसके लिए log k1 i1 टू द पावर b इज इक्वल टू log k2 l2 टू द पावर b। अगर आप ऐसे ये वैल्यू निकालेंगे log करके तो फिर ये वैल्यूज बराबर निकलेंगी दोनों स्टिमुलस में, जो कि वेबर्स लॉ में या फेकनस लॉ में नहीं था ऐसा। तो ये जो है फॉर्मूला हर स्टिमुलस के लिए सही बैठता है। तो ये सबसे की चीज़ है स्टीवंस पावर लॉ की, कि ये क्रॉस मैचिंग बिटवीन टू स्टिमुलस करता है। तो हम वैल्यूज़ में अगर डालेंगे और ये फार्मूला लगाएंगे तो दोनों वैल्यूज़ बराबर आएंगी। तो इसी के साथ हमारा आज का साइकोफिज़िक्स का ये लेक्चर ख़त्म होता है। सो मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ में कुछ दिनों बाद। तब तक के लिए बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग एंड हैव ए वेरी फैंटास्टिक वीकेंड। थैंक यू वेरी मच। बाय। See you with more videos.